हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन एफर्ट पे। आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज लाए थे उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई कप 2024 में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कीजिए, इसके पैटर्न को समझिए ताकि आप जो है मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ और आपको मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज मिल पाए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के ये जो सीरीज है पार्ट 2 का उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन 16 से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ है, किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा जी का मान 9.92 मीटर प्रति सेकेंड उसको प्राप्त होता है, जबकि जी का जो प्रमाणिक मान होता है वो कितना होता है भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी के मान के कैलकुलेशन यानी आकलन में जो परसेंटेज त्रुटि यानी कि प्रतिशत त्रुटि हुई है वो कितना परसेंट हुआ है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज दैट 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो एक्सपेरिमेंट में जी का मान कैलकुलेट करता है तो वो कितना पाता है 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट स्टैंडर्ड वैल्यू जो जी का होता है वो कितना है भाई 9.928 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी इज, मतलब कि हमको पूछा जाएगा परसेंटेज एरर कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि जी का जो मान मापा गया था यानी जो मेजर वैल्यू थी वो मेजर वैल्यू कितनी थी 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट द सेम टाइम जी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी क्वेश्चन के अनुसार गिवन है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें हमको क्वेश्चन से गिवन है। अब देखो पूछा गया है क्या क्वेश्चन में कि सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में जो जी का मान कैलकुलेट किया गया वो इतना पाया गया, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। तो कितना का परसेंटेज एरर या प्रतिशत में एरर कितना आया है। तो अब देखो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, उसके अनुसार क्या कह देंगे हम, जी मेजर माइनस जी स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई जी स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। और ये सब किसमें आएगा परसेंटेज में, इसमें मैंने परसेंटेज में लिख दिया। अब देखो मैं इसमें मान को रख दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे कितना आ जाएगा, जी मेजर की वैल्यू कितनी है 9.92 माइनस कितना सब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9.8 इंटू कितना 100, इसमें आएगा परसेंटेज में आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.92 माइनस 9.8 कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू कितना 100%। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको मैं कैसे लिख दूं 12 डिवाइडेड बाई 98, यहाँ पे 9.8 था और उसमें था 0.12, तो ऊपर में कितना होगा 10, नीचे में कितना होगा भाई 100 होगा इंटू कितना 100, और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 120 बाई 98%, 120 बाई 98%, 120 बाई 98%, 98 डिवाइडेड बाई 122, 120 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.22%, 224 हो जाएगा। ठीक है 1.22%। देखो क्वेश्चन में आया हुआ ऑप्शन में क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज ए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है। तो जब भी आपको परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछे, आप सिंपल इस तरह के जो है फॉर्मूले को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर की क्वेश्चंस आगे एग्जाम में आएंगे और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 17 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 कूलम्ब आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाया जा रहा है। लाने में B 200 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु P पर जो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। सेम चीज लिखा हुआ है। ए चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट P। कहां तक लाया जा रहा है? नी पॉइंट P नियर ए चार्ज बॉडी एंड इट्स प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस 200 जूल ऑफ वर्क इज डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज। तो देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन को आप थोड़ा समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक चार्ज बॉडी है। लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा एक चार्ज बॉडी है और ये क्यू चार्ज की बॉडी है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज के क्रॉस एक टेस्ट चार्ज लाया जा रहा है। कहां? पॉइंट P तक। कौन सा चार्ज लाया जा रहा है? टेस्ट चार्ज। कहां से लाया जा रहा है? फ्रॉम इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 10 कूलम्ब का। तो पूछ रहा है कि जो है यहां से इनफाइनाइट से P तक लाने में इस चार्ज पर जो है, इस चार्ज 10 कूलम्ब के चार्ज पर कितना वर्क लग रहा है। तो वर्क डन भी गिवन है, कितना? 200 जूल का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके क्रॉस इस चार्ज बॉडी के होने से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, यानी विद्युत विभव कितना उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है वो किए गए कार्य के प्रति इकाई चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं मान रहा हूं, मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा V है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन मान लो W डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? Q होता है। ये फॉर्मूला होता है। और जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क जो है वर्क डन कितना था? 200 जूल का, और जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? 10 कूलम्ब का। चलो रख देते हैं 10 कूलम्ब का। तो अब मेरा वोल्टेज जो है यानी विद्युत विभव जो है वो कितना होगा भाई? देखो यहाँ पे सिंपल 10 से 200 में कटाओगे कितना आएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 जूल प्रति कूलम्ब। और वोल्टेज का तो ये यूनिट भी होता है, जूल प्रति कूलम्ब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना वोल्ट? 20 वोल्ट आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखो ऑप्शन में कोई दिया है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है 20 कूलम्ब दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा कौन सा? राइट आंसर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखो क्या लिखा हुआ है। 6 केजी तांबे का तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी इस्मा की आवश्यकता होती है जितनी की 3 केजी किलोग्राम शीशे के तापमान को 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यकता होती है। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि तांबे की विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट 0.09 हो तो शीशे का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में दो सामान्य चीजें कही गई हैं। क्या बोला गया है कि एक मान लो, एक है आपका कॉपर, एक है आपका कॉपर यानी तांबा, और एक है आपका शीशा जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेड है। ठीक है, कॉपर है और लेड है। ठीक, अब देखो
ये कॉपर कितने केजी का है भाई? 3 केजी का है। सॉरी, कॉपर कितने केजी का है? देखो, कॉपर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉपर जो है 6 किलोग्राम तांबा है, तो ये 6 केजी तांबा हो जाएगा, ठीक है। और जो शीशा है यानी लेड जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसको क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि ये 3 केजी का है, ठीक है। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, कहां से? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो टेम्परेचर है यानी इसकी जो ताप है उसको बढ़ा रहा हूं कहां से कहां तक? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहा हूं। 20 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहा हूं। और जितना मुझको हीट लगा है ना, जितना मुझको हीट लगा है वो दोनों क्या है? आपस में बराबर है, यानी जो आवश्यक उष्मा होगी वो बराबर है। तो देखो, आवश्यक जो उष्मा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होती है आवश्यक उष्मा? एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मास है 6 केजी का, कॉपर वाला है तो यहाँ कॉपर वाला लिख देंगे। यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट भी किसका होगा? कॉपर का होगा। और बोल रहा है कि ये बराबर है किसके? एम एस, जो कि किसका होगा? लेड का, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है, सब कुछ दिया हुआ है। मुझे किसका मान पूछ रहा है? तो मुझे पूछ रहा है कि ये जो लेड का स्पेसिफिक हीट है वो कितना होगा, ठीक है। बस समझ गए? कह रहा है कि 6 केजी का कॉपर है और उसका तापमान 10 से 20 कर रहे हैं। 3 केजी का लेड है और उसका तापमान 20 से 100 कर रहे हैं। तो जो आवश्यक उष्मा है वो बराबर लग खर्च हो रही है। तो यदि विशिष्ट उष्मा जो है कॉपर का दिया हुआ है 0.09, तो लेड यानी कि शीशे का विशिष्ट उष्मा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये जो है एम मैंने लिखा हुआ है, किसका एम लिखा हुआ है? किसके लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लेड के लिए, ये लेड के लिए इक्वेशन लेड के लिए। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम कॉपर के रखेंगे 6 केजी, हटा देते हैं बिल्कुल। स्पेसिफिक हीट को कितना लिख रहे हैं? 0.09। टेम्परेचर जो है कितना हो जा रहा है? 10 से 20 हो रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है डेल्टा टी। तो यहाँ चेंज इन जो टेम्परेचर हो रहा है वो कितना हो जाएगा? 20 में से 10 घटाओगे, या चलो मैं लिख देता हूँ 20 माइनस 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई? यहाँ किसका मास रखना है, किसका द्रव्यमान रखना है? जो है लेड का। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ किसका द्रव्यमान रखना था मुझे? लेड का रखना था। तो यहाँ पर कितना रखूंगा? 3 केजी। स्पेसिफिक हीट लेड की पता नहीं है तो एस लेड में लिख देता हूँ, यानी विशिष्ट उष्मा ही तो निकालना था मुझे। और डेल्टा टी में क्या लिख रहा हूँ? आप चेंज इन टेम्परेचर कहां से कहां हो रहा है? 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, इंटू कितना? 10, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 गुणे एस इसका लेड का, और यहां पर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, यहां से कितना जाएगा? 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। अब ये मुझे निकालना है। तो अब देखो, मैं यहां से एस लेड की वैल्यू प्राप्त कर लूंगा, यानी स्पेसिफिक हीट जो मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसको जो है फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इसको मैं एक साइड लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, यानी कि शीशे की विशिष्ट उष्मा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? मैं सब कुछ इस साइड लिख दे रहा हूं। पहले क्या हो जाएगा? 6 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या था? 100,
इंटू क्या आ जाएगा भाई, इधर से 3 इंटू 80। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं इसमें सॉल्व आउट करूंगा, इसको जो है कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54। 54 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 के 24, 24 गुणे 2400, 2400। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, जो कि कितना हो जाएगा, जो है इसको अगर हम कटाएंगे तो मेरा आएगा 0.0225। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी हो गई, जो है 0.022। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में ये राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, कांच के एक प्रिज्म में बैगनी, लाल एवं हरे रंग के प्रकाश का वेग क्रमशः वीवी, वीआर और वीजी है। यानी बैगनी रंग का कौन है, वीवी है, लाल रंग का वीआर है, और हरे रंग का जो है वीवी है, क्या, वेग। तो इनमें सही संबंध क्या होगा। सिमिलरली क्वेश्चन इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म से अगर हम लोग जो है लाइट को पास करते हैं, जो कि सफेद लाइट होती है ना, जो लाइट होती है, प्रकाश को अगर हम लोग किससे गुजार रहे हैं, एक प्रिज्म से गुजार रहे हैं। तो अगर प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से जब भी गुजारते हैं तो आप जो है जानते हो, यहाँ पर 7 अलग अलग रंगों में प्रकाश क्या हो जाता है, जो है स्पेक्ट्रम देता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें से जो सबसे कम मुड़ने वाली किरण होती है वो होती है लाल, और जो सबसे ज्यादा मुड़ती है वो हो जाती है जो है वायलेट। तो अब देखो यहाँ पर आपको याद होगा कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग जो है कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं, जो है वायलेट, इंडिगो, जो है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड, विबग्योर। ये एग्जाम में पूछेगा भी। सबसे ज्यादा जो है कौन मुड़ता है, वायलेट रंग, है ना, और सबसे जो है कम कौन मुड़ता है, तो जो है रेड, है ना। तो सबसे कम मुड़ता है, क्यों सबसे कम मुड़ता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है, बहुत तेजी से निकल जाता है, इसलिए उसमें जो है मुड़ने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, रेड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कम किस लाइट की होगी, वायलेट, यानी कि जो बैगनी रंग का होगा उसकी सबसे कम होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, वीआर होगा, यानी रेड लाइट की जो वेलोसिटी होगी, यानी लाल प्रकाश का जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा। और जो है सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम होगा इसमें जो है जो ब्लू रंग का है, यानी वी 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 है, ये सबसे कम होगा। तो वी सबसे कम होगा और वी आर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में लिखा गया है बैगनी, लाल और हरा, तो सबसे ज्यादा लाल का हो जाएगा, लाल के बाद किसका हो जाएगा, हरे का हो जाएगा, और हरे के बाद किसका हो जाएगा भाई, तो ये वी का हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें मैं बोल रहा हूं देखो इस तरह से वी का हो जाएगा। तो ये रिलेशन मुझे देखना है, देखो कौन सा है जिसमें रेड सबसे ज्यादा है, तो देखो ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो सबसे कम किसका होगा, बैगनी रंग का होगा, फिर हरे रंग का होगा, और फिर जो है लाल रंग का होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है, दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है
के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है P न्यूटन का है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे से समान दूरी पर रखने पे गुरुत्वाकर्षण बल Q न्यूटन का है। तो बताना है इनमें से कौन सा संबंध होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो है दो द्रव्यमान को, है ना, जो दो द्रव्यमान है, मान लो एक दूसरे से निश्चित दूरी पे, ये मान लो मेरा m1 है और मेरा एक m2 है, ठीक है। अब इन दोनों को एक निश्चित दूरी पे रखा गया है, जिसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो ग्रेविटी से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो रहा है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, जो है P लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, P। अब देखो इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इसी चीज को हम लोग कहाँ रख दें, पानी में रख दें, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहाँ रख दें, पानी में रख दें। ये सेम चीज जो है इसी को हम कहाँ रख दें, पानी में रख दें। देखो ये दो मास, सेम मास m1 और सेम मास m2। अभी भी मैंने मान लो ये मेरा पहले x डिस्टेंस पे था, अभी भी मेरा x डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब इसको मैंने कहाँ रख दिया है, तो अब मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसको पानी में रख दिया है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको पानी में रख दिया, अब मान लो मैंने इस सबको इसमें रख दिया है, इस पूरे सिस्टम को मैंने पानी में रख दिया। तो अब बोल रहा है कि अब इसके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है, अब वो P न लग करके क्या लग रहा है, Q लग रहा है। अब P न लग करके वो क्या लग रहा है, Q लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पिंड है ना, दो द्रव्यमान है, m1 और m2 मान लिया मैंने, एक निश्चित दूरी x पे है, जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल P लग रहा था। अब इन्हीं सेम को मैंने रख दिया जल में, है ना, जल में रख दिया है मैंने, वाटर में रख दिया है। तो जब जल में रख रहे हैं और दूरी और मास वही रख रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल Q हो जाता है। तो इसके बीच जो है P और Q के बीच क्या रिलेशन होगा, इस क्वेश्चन में ये बताना, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल हो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, F इजिकल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या, R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये जहां भी रहेगा ये ऐसा ही रहेगा। तो आप ये समझो G का मान बदलने वाला नहीं है, यहाँ पे m1 और m2 बदल नहीं रहा है, और आपने जो डिस्टेंस है दोनों में सेम रखा है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, जो ये फोर्स है वो बराबर हो जाएगा। मतलब जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे आपने हवा में रखा है चाहे उसको पानी में डुबो दिया है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज का, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे P इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इजिकल टू होगा Q के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो C हो जाएगा ऑप्शन ए का, P इजिकल टू Q इज ए राइट आंसर, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या लिखा हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। 10 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसेस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट द रेसिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है जिसके क्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई किया गया है। मान लो मैंने माना मेरा वोल्टेज V अप्लाई किया गया है अक्रॉस द 4 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है।
अब इससे जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो दिया हुआ है। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो हो रही है 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। 100 जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है भाई, ऊष्मा जो होती है ऊर्जा का रूप होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा है ना। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, यानी हीट एनर्जी है। और ये कितना दिया हुआ है, 100 जूल दिया हुआ है, 100 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। तो 100 वाट का जो है क्या हो रहा है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इसमें ये क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पी की वैल्यू दी हुई है कि पी कितना है, 100 वाट है। और क्या निकालना है आपको, V, यानी कि विभवांतर निकालना है। अब आप जानते हो P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R क्या है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो R तो दिया हुआ है ना, R की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना है, 4 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, P की वैल्यू दी हुई है, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से मैं सॉल्व आउट करूंगा तो आपको आराम से निकल जाएगा। देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400। V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, ठीक है ना। दोनों तरफ मान लो मैंने अंडर रूट ले लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, 20 वोल्ट। चलो कौन सा है ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। 20 वोल्ट की बैटरी या फिर 20 वोल्ट का क्या होगा, विभवांतर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, जो है 15 सेंटीमीटर है, के सम्मुख 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से किस दूरी पर एक पर्दा रखा जाए कि वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बने, यानी कि शार्प इमेज जो है बने, ठीक है, मतलब साफ साफ इमेज बने। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि जो है मिरर कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और जो अवतल दर्पण होता है इसके जो है किस तरह का अवतल दर्पण होता है, इस तरह का अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, इसमें कलई की गई होती है, आप जानते हो, इस तरह से कॉनकेव मिरर हो गए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना। फोकस कहाँ होगा, इस साइड होगा, मतलब इधर होगा तो फोकस होगा, या फिर सी का मान हो गया, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इधर हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी एफ का मेरा आएगा मान, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इमेज भी लेंगे तो किधर लेंगे, नेगेटिव, है ना। तो जो है, जो हम लोग यहाँ पर मान दिया हुआ उसको देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, यानी वस्तु का आकार जो है क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, मतलब एक हाइट दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ, जिसकी अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू दिया हुआ है कितना, माइनस, है ना, 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों मैंने कहा, क्योंकि आप जानते हो जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये सम्मुख, सम्मुख बोल रहा है मतलब सामने रखा हुआ है, यानी जो है आपको वैल्यू दिया हुआ है किसकी, यू की वैल्यू दिया हुआ है। जो वस्तु है उसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, और वस्तु से
वस्तु की जो अवतल दर्पण से दूरी है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप कहीं यहाँ प्लेस करोगे ना इधर, तो वो भी क्या हो जाएगा, जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मुझे चीज दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा यानी जो वी होगा वो कहाँ पे होगा। वी क्या होता है, इमेज की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये मेरा ओ है, तो वी की दूरी पूछ रहा है एग्जाम में कि कितना होगा। तो चलो क्वेश्चन से मुझे ये सारी चीजें पता है। अब मैं अपना जो है दर्पण सूत्र यानी जो है मिरर का जो फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र जो है वो क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u, यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु की दर्पण से दूरी प्लस 1/v यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में हमको क्या पुट करना है, क्या चाहिए हमको, v की मान चाहिए। अब इसमें मैं जो गिवन है उसको क्या कर रहे हैं, जो है रख देते हैं 1/f, यानी क्या लिख सकते हैं 1/-15 इज इक्वल टू 1/v का मान दिया हुआ है 1/-25 प्लस 1/v। अब देखो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस पार आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/25 माइनस 1/15 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/15, 25/15 का जो है 75 हो जाएगा लघुत्तम एलसीएम, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा जो है 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा भाई, है ना 3 माइनस 5, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है, किसका माना गया 1/v का। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, क्या मैं 1/v इज इक्वल टू -2/25 को ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -75/2, यानी कितना हो जाएगा मेरा जो है 37.5 -37.5, ठीक है, गिवन है ना, आराम से निकला। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -37.5, यानी डी जो है करेक्ट है। तो एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखो, आप कौन सा जो है मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है तो लेंस तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी, मतलब जो है आपको किसका मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। क्या क्या गिवन है, देखो पहला तो है कि ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है उत्तल, यानी क्या क्या, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है यानी लेंस है, ठीक है। अब इसमें लेंस फॉर्मूला लगेगा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f की वैल्यू दी हुई है कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और पूछा है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का आधा हो, यानी मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब है वो आधा बन रहा है आकार में, यानी 1/2 है, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है 1/2 है। वस्तु के लेंस के साथ दूरी क्या होगी, यानी u का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो m क्या है, यहाँ मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है और m की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, जो कि
v बाई यू के बराबर भी होता है, ठीक है। और चूंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो u की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ v बाई यू इज इक्वल टू -1/2, यानी जो है मुझे अगर v का मान लिखना होगा तो v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2u, ठीक है। अब देखो हमें लेंस फॉर्मूला पता है, हमको जो है लेंस सूत्र पता है। अब देखो मुझे लेंस फॉर्मूला यहाँ पर रखना होगा। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये देखो क्या होता है लेंस सूत्र, लेंस का फॉर्मूला। देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने, देखो इस क्वेश्चन के पहले वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने लिखा था 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये कौन सा था, दर्पण था, तो ये मिरर फॉर्मूला था, ठीक है ना, जिसमें दोनों में प्लस होता है। और अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मेरा क्या है, ये मेरा है लेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। वो मिरर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। लेंस में होगा तो माइनस करेंगे और मिरर में होगा तो सम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में सारी चीजों को रख देता हूं और ये मेरा सारा जो है सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या गिवन है, एफ का मान गिवन है, कितना दिया हुआ है एफ का मान 1/12 है ना, फिजिकल टू कितना 1/v दिया हुआ है, 1/v का मान, तो 1/v का मान मैंने लिख दिया है। चाहूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, 1/v की जगह माइनस ऑफ 1/2u, माइनस कितना, माइनस कितना 1/u। अब देखो यहां से मैं चाहूं तो आराम से चीजें लिख सकता हूं। लेंस फॉर्मूले में जितनी मेरी सारी चीजें थी मैंने उसको सेम रख दिया है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और माइनस सामने में लिख देता हूं, -2/u हो जाएगा और माइनस क्या था 1/u था। अब इसको मैं 1/12 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ, इसको कॉमन ले लिए, माइनस u हो गया, 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस में हो गया 3 हो गया, 3/u हो गया, ठीक है। तो यहां से मुझे u की वैल्यू नहीं पता चली गई, u इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, u इज इक्वल टू कितना हो गया, u की वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -36, इसमें था सेंटीमीटर में था। तो u की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी और u की वैल्यू मुझे आई। देखते हैं ऑप्शन का कौन सा है मैच कर रहा है भाई। ऑप्शन माइनस कितना आना चाहिए 36, बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, तो बी आंसर जो है सही है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें सीखने को मिली, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिंड हवा में द्रव्यमान है 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबाने पर 51 ग्राम तथा पानी में 71 ग्राम है, तो अज्ञात द्रव का जो है घनत्व कितना होगा। एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, द बॉडी वेट दिया हुआ है 75 ग्राम इन एयर, 51 ग्राम when it completely immersed in the unknown liquid and 67 ग्राम when completely immersed in water, find the density of unknown liquid। देखो सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको आप समझिए, जो है एक m मास का पिंड है जो जिसका वेट दिया हुआ है कितना 75 ग्राम। इसको एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं किसी जो है ऐसे लिक्विड में डिबो रहा हूं जो मेरा
अननोन है और एक मेरा जो है नोन है। ठीक है, इस मास को मैं जो है दो तरह के लिक्विड में डुबो रहा हूं। देखो मान लो ये एक लिक्विड अलग, ये लिक्विड है और एक में अलग लिक्विड भरा हुआ। इस द्रव्यमान को मैं दो बार कर रहा हूं। तो देखो ये 75 ग्राम का है, ये मेरा मान लो कि ये मेरा अज्ञात द्रव है, ये मेरा अज्ञात द्रव है और इसमें डुबाऊंगा तो यही मास जो है m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 51 ग्राम। और इसी को मैं जो है पानी में, यानी जो है पानी में अगर मैं डुबाता हूं तो पानी में यानी वाटर में डुबाने पर इसका मान कितना आ जा रहा है भाई, m का वैल्यू अब कितना हो जा रहा है जो है 67 ग्राम का हो जा रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ जो है, अब देखो क्वेश्चन को एक सिंपल भाषा में समझो। कहा जा रहा है कि एक 75 ग्राम का द्रव्यमान है जिसको अज्ञात द्रव में दबाने पर जो है उसका द्रव्यमान 51 ग्राम का 51 ग्राम का हो जा रहा है, जबकि वही पानी में डुबा रहे हैं तो उसका मास यानी द्रव्यमान जो है चेंज होकर के 67 ग्राम हो रहा है। तो पता करना है कि जो ये अज्ञात द्रव्य है यानी अननोन लिक्विड है उसका रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो देखो अज्ञात द्रव में जो पिंड है जो हवा से ला करके अज्ञात द्रव में डुबाया जा रहा है उसमें द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आ रहा है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर चेंज इन जो मास यानी द्रव्यमान है उसको मैं m1 बोल रहा हूं, कितना हो जाएगा 75 माइनस 51 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो हवा से ला करके पानी में जब डुबाया गया तब इसमें चेंज इन द्रव्यमान यानी कि मास कितना हो जाएगा m2 मान लो मैं लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा 75 माइनस 67 75 माइनस 67 है ना, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। अब देखो पूछ रहा है क्या अज्ञात द्रव में रिलेटिव डेंसिटी यानी कि जो है घनत्व तो क्या होगा, तो चेंज इन मास होता है रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर अज्ञात द्रव का घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डेल्टा m1 डिवाइडेड बाई डेल्टा m2, कितना हो जाएगा जो है 24 ग्राम डिवाइडेड बाई 8 ग्राम, कितना हो जाएगा 3, है ना, जो है घनत्व कितना आ जाएगा 3 का 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कह रहा है, 6 केजी द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा खुदरी सतह पर खींचा जाता है। तो ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड हो तो घर्षण बल F का मान कितना होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 6 केजी, पुल्ड किया जा रहा है रफ सरफेस के क्रॉस कितने फोर्स से, 54 न्यूटन के फोर्स से अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बॉडी मूव कर रही है। तो फाइंड करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा रहा है वो जो रफ सरफेस है वो। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक रफ सरफेस है, एक खुदरी सतह है ना, एक खुदरी सतह, एक खुदरी सतह, इस खुदरी सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है जिसका द्रव्यमान यानी मास दिया हुआ है कितना 6 केजी का, और इस पर जो है एक बल लगाया जा रहा है और वो बल लगाया जा रहा है, अप्लाइड किया जा रहा है, एफ अप्लाइड किया जा रहा है एक फोर्स, और वो दिया हुआ है 54 न्यूटन का, 54 न्यूटन का। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस 54 न्यूटन के बल लगाने के कारण ये जो बॉडी है
ये जो मास है ना, ये वुडन ब्लॉक या लकड़ी का टुकड़ा है, वो मूव कर रहा है जो है कितने से, जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना। ये एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स लगता है, यानी जो है एफ यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। और इसके होने से जो ये टोटल फोर्स है, इसमें कुछ एक नेट फोर्स कम कर दे रहा होगा। तो मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि एफ नेट जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन काम आ जाएगा। मास कितना दिया हुआ है, 6 केजी, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 6 केजी, यानी m इंटू एक हम लोग लिखेंगे, और कितना है 6 इंटू 6, कितना हो जाएगा 36 न्यूटन का जो है ये बल लग रहा है। 54 न्यूटन का लगाया गया था, लेकिन फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण कितना हुआ, जो है हो गया आपको 36। तो ये कितना लग रहा है, तो भाई ये तो अगेंस्ट लग रहा है ना। अब देखो जो है जिधर इसका, इन दोनों का डायरेक्शन किधर है, आगे, और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। तो अब मुझे यहां से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। देखो 54 लगाया जा रहा था, तो एफ अप्लाइड माइनस एफ नेट के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लग तो रहा है लेकिन जो है रोक नहीं पा रहा है या इधर एक्सेलेट नहीं कर पा रहा है, तो जो है एफ ए माइनस एफ नेट होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अनुसार एफ ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना न्यूटन, 54 न्यूटन, है ना, माइनस कितना 36 न्यूटन, कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो है 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितने न्यूटन का हो जाएगा, 18 न्यूटन का। अब देखना है आंसर कौन सा मैच कर रहा है भाई, 18 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और हर क्वेश्चन को थोड़ा सोच के समझ करके करना है। कॉन्सेप्ट हमने पूरा बता दिया है, और जो ये 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन का सीरीज था, पार्ट ए और पार्ट बी को आप लोग उसको अच्छे से देख लो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी मोटिवेटेड होकर के वीडियो आपको ला पाए। धन्यवाद।